नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसके पहले का आपने सारा कुछ पढ़ लिया है। साथ के साथ आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है ना वो पीछे से करते रहो, और जो ना आए मुझे बताओ। ठीक है। 1887 में हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल की सरफेस से इजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई मेटल है उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं। ठीक, उन्होंने बेसिकली जो मेटल ली थी वो कुछ इस तरीके की ली थी, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो अभी तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ये किस ग्रुप के हैं, किस पीरियड के हैं, तो ये अभी नहीं पूछूंगा, ये क्वेश्चन रहेगा क्योंकि आपने थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा है ना। तो जब मैं पढ़ा लूंगा तब अगर आगे आएगा तो मैं पूछूंगा आपसे। तो इस फिनोमिना को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आपसे कहा जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करिए, अगर ये क्वेश्चन हो तो क्या कहोगे? कहना यह है कि जो मेटल सरफेस है इस पे कोई भी रेज अगर आके गिरती है, एच न्यू फॉर द रे। ठीक है, दिस इज फॉर रे या वेव। तो कोई वेव अगर आके इस मेटल सरफेस पे अगर फॉल करती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये जो एनर्जी होगी इसकी, आपने अभी प्लैंक के थ्रू पढ़ा था, ये दिया भी है, E इक्वल टू एच न्यू। मतलब ये जो एच न्यू हम डिनोट कर रहे हैं दिस इज फॉर एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा मेटल सरफेस से। तो इसे कहा जाता है, इस फिनोमेना को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बेटर है कि हम फिगर 2.9 देखें। फिगर 2.9, अब देखो, जैसा कि अब कैथोड रेस ट्यूब में देखा था, हमने ग्लास की ट्यूब ली थी, कुछ याद आ रहा है आपको? ये ग्लास की ट्यूब हो गई, ये पूरा का पूरा। और इस ग्लास ट्यूब में हमने एक मेटल की प्लेट लगा दी। ये मेटल की प्लेट है, दिस मेटल की प्लेट। और इसके सरफेस पे अब हम क्या कर रहे हैं कि ये सनलाइट फॉल करा रहे हैं। ये जो है, ये सनलाइट आके इस मेटल के सरफेस पे गिर रही है। ठीक है, होगा क्या कि इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। क्लियर? ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने एनर्जी से बाउंड होते हैं, अगर उससे हम ज्यादा एनर्जी दे दें तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे इजेक्ट होंगे, फिर हमने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन को, सिंस इलेक्ट्रॉन कैसा है, चार्ज पार्टिकल है। अब यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये पूरी तरह वैक्यूम है, कोई गैसेस नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन का कोई सोर्स नहीं है। कैथोड रेस ट्यूब में हमने क्या ट्रेसेस ऑफ गैसेस रखी थी ना, याद है? ट्रेसेस ऑफ गैसेस रखी थी। यस सर। तो ये पूरी तरीके से वैक्यूम चैम्बर है। ठीक है, और इस वैक्यूम चैम्बर में जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और ये चार्ज है, तो आप सपोज करो कि चार्ज को किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस एसिलरेट करा सकते हैं हम। एसिलरेट का मतलब, सपोज करो कि जैसे आप अपने घर से निकले हो और आपको स्कूल जाना है और आप पैदल जा रहे हो, बीच में कोई मिल गया आपको ड्रॉप कर दे, तो वो आपको क्या करा दिया, एसिलरेट करा दिया। आप जा तो रहे थे स्कूल, पहुंचोगे भी स्कूल लेकिन थोड़ी देरी से। ऐसे इलेक्ट्रॉन पहुंचता तो इधर क्यों, क्योंकि इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दिया। बैटरी क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या करेगा, एसिलरेट करा देगा। ये जो इसकी स्पीड है थोड़ी बढ़ जाएगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाके जब इस डिटेक्टर पे टकराएंगे, ठीक है, जब डिटेक्टर पे टकराएंगे तो आप देखो कि एक तरीके से ये जो सर्किट थी यहां से जो स्टार्ट हो रही है इस तरीके से, ये सर्किट आपको क्लोज होती हुई नजर आएगी। ठीक है, और जैसे ही क्लोज होगी तो आपको क्या मिलेगा, अमीटर में रीडिंग मिलेगी। अमीटर आपको क्या बताता है, क्लास 10th, अमीटर से क्या मेजर करते हैं? सर करंट। हाँ, अमीटर से हम करंट मेजर करते हैं, तो यहाँ पे करंट मिलेगा। इसका मतलब यही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से इजेक्ट हो रहे हैं, और इस घटना को पहली बार देखा गया, तो इसे कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है,
इसे क्या कहा गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके कुछ फीचर्स थे। फीचर का मतलब ये कि कितनी एनर्जी होगी तो इजेक्ट होगा, कब होगा, नहीं होगा, ये सारे फीचर्स हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक मिनिमम एनर्जी होगी, उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। कहने का मतलब आप स्कूल से, सॉरी, घर से मार्केट की तरफ जा रहे हो, सपोज करो ये घर है और यहाँ मार्केट है, और आप मार्केट में कोई बुक खरीदने जा रहे हो, और आपको पता है कि ये बुक कम से कम मिनिमम इसकी प्राइस होगी तो 10 रुपीज होगी, 10 रुपए होगी। तो आपके लिए घर से निकलने के लिए मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 10 रुपए आपके पॉकेट में होने चाहिए। ठीक है, तब आप पैदल जा सकते हो। अगर आपके पास 20 रुपए है तो 10 रुपए का रिक्शा करके जा सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास 100 रुपए हो तो आप ऑटो बुक करके एकदम धड़ल्ले से जाके बुक खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो। तो ये जो मिनिमम 10 रुपए का अमाउंट है, इसी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फीचर्स में, तो आपको क्लियर हो जाएगा यहां से। ठीक है, देखो पहला फीचर है इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक। ये कह रहा है कि नो टाइम लैग, नो टाइम लैग। इसके कहने का मतलब यही है कि कोई टाइम का डिले नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, सॉरी, लाइट इस पे फॉल कर रही है मेटल के सरफेस पे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, यहां पे लिखा भी है, ये लिखा है नो टाइम लैग। क्लियर? तो पहला पॉइंट बस इतना ही है यस कि सर। कोई टाइम का डिले नहीं है, बस इतने से याद रखेंगे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये एक निकलेंगे, दो निकलेंगे, तीन निकलेंगे, चार निकलेंगे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है, या फिर ब्राइटनेस। अब एक चीज को समझो कि डल और ब्राइट क्या होता है। आप बताओ, बोलो। सर डल जो कम ब्राइट हो और ब्राइट ज्यादा हो। हाँ ठीक है, डल को हम ब्राइट के सर रेस्पेक्ट आम में बोल भाषा में सकते यही हैं। है। ठीक है, अब देखो, कोई कोई जो कलर होता है, वो कलर अगर ज्यादा चमक रहा है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, तो आप देखोगे कि मान लो सपोज करो ये येलो कलर है, ये येलो कलर के लिए हम बैंडविड्थ बना दे रहे हैं। यहां से आप ले लो वी, आई, बी, जी, ये येलो है मान लो। ठीक है, ये तो येलो कलर जहां से स्टार्ट होगा, वहां पे किस कलर की मिक्सिंग होगी? ये जो इंड होगा यहां पे येलो और ग्रीन की मिक्सिंग होगी, होगी ना। तो ग्रीन क्या है? डार्क कलर है, और जो येलो क्या है? ब्राइट कलर है। लेकिन जब शुरुआत होगा येलो का, तो येलो लाइट येलो की तरफ नहीं दिखेगा, डार्क येलो की तरफ दिखेगा। यहां पे लगेगा थोड़ा डार्क। डार्क क्यों दिखेगा? क्योंकि जो ग्रीन कलर है ये डार्क, थोड़ा डार्क फीलिंग लाता है। तो यहाँ पे, चलो मैं ये इरेज करके आपको बता देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डार्क येलो दिखेगा। ये डार्क येलो का मतलब ही डल है। ठीक है, और इस इंड तक आते आते ये ऑरेंज और चमकीला होता है। तो इस इंड तक अगर आओगे तो ये ब्राइट येलो दिखेगा। अब आप बताओ, आप यहां से बताओ कि ये जो स्पेक्ट्रम की रेंज थी, ये 400 नैनोमीटर हुआ करती थी, और ये होती थी 750, ये वाली, यही था ना विजिबल का रेंज। याद करो, ये याद करने हैं चीजें आपको, जितना मैं बता रहा हूं यहाँ पे विजिबल का याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वैसे ही पूछ लिया जाता है कि विजिबल का रेंज क्या है, बाकी का नहीं पूछेगा, विजिबल का। तो आप 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या इंक्रीज कर रहा है?
ये किस चीज की वैल्यू थी आप बताओ? ये 400 और 750 क्या था? वेवलेंथ था ना। यस सर, वेवलेंथ। तो टेक्निकली अब हम इसे समझेंगे कि वेवलेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, और इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो ब्राइटनेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा एक चीज यस सर। एक चीज बताओ। नहीं चलो छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं। थर्ड पॉइंट, यस फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कह रहा है कि हर एक मेटल की हम बात करें तो हर एक मेटल के लिए, जितने भी तरह के मेटल्स की हम बात करेंगे, अगर जिस मेटल की हम बात कर रहे हैं उस मेटल के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होगी, क्योंकि हर मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा। ठीक है, लेटर ऑन हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो हर मेटल के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी जरूरी होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, अब इस एनर्जी को, अभी आपने पढ़ा, ये फार्मूला भी लिखा है कि इस एनर्जी को हम लिख सकते हैं E इक्वस टू एच न्यू। और न्यू क्या है यहाँ पे, बोलो? पढ़ाए थे पिछली क्लास में, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये तो एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। बोलो भाई बच्चों। यस सर। तो यस ये सर। प्लैंक कांस्टेंट है, तो मेन अब फीचर क्या है, जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होगी न्यू के, फ्रीक्वेंसी के। क्लियर? और अगर ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से जो हर मेटल की फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए, ये अलग अलग होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी मिनिमम वैल्यू जिसपे इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हो जाए, जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे, उसे हम कहेंगे उसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वही हम 10 रुपए की बात कर रहे थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि अगर आपको कम से कम कितना पैसा दिया जाए कि आप घर से जाके वो बुक खरीद सकते हो, मींस 10 रुपए की अगर बुक है तो आपको 10 रुपए तो हमें देने ही पड़ेंगे। तो ये मिनिमम एनर्जी की वैल्यू है, या मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी जो रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को सरफेस छोड़ने के लिए। ठीक है, आपको घर से निकलने के लिए। लेकिन अगर आपको रिक्शा पकड़ा के भेजना है हमें तो 10 के जगह 20 देने पड़ेंगे। ठीक है, यहां यस तक सर। समझ में आ गया? तो इसे कहा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये आपसे पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू एट विच इलेक्ट्रॉन वर इजेक्ट। इसके नीचे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान देना है। और अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप दे दोगे, मतलब आपको 10 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, हमने 20 रुपए दे दिए, तो आप जल्दी से जाओगे रिक्शे से, 10 रुपए का रिक्शा करके जाओगे और लेके आओगे। तो जैसे ही आप इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी दे देते हो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, और कुछ काइनेटिक एनर्जी, मतलब दौड़ते भागते हुए कहां पे पहुंचेंगे, डिटेक्टर पे पहुंचेंगे, इस डिटेक्टर पे। बात समझ में आई? यहां तक आ गया? ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी एजेक्ट होंगे। हाँ, सर अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे। ठीक है, इंटेंसिटी को इस तरीके से भी समझ सकते हो, इस तरीके से समझो कि अगर ये एरिया है, इसमें एक लाइट फॉल हुई, दो लाइट फॉल हुई, तीन लाइट फॉल हुई, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, अगर ज्यादा फॉल हो रही है तो ये ज्यादा इंटेंस होगा। इस तरीके से समझ लो, आपको ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, दूसरा समझ लो कि उतना ही एरिया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इसे हम कहेंगे लाइट बीम। ठीक है, अगर इतनी ही बीम फॉल हुई तो ये लेस इंटेंस है, मतलब यस सर। जितना ज्यादा। ठीक है, क्योंकि एक बीम की एनर्जी या फिर जो एनर्जी होगी उसे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है और सरफेस लीव करता है, प्लस कुछ ये काइनेटिक एनर्जी में यूज कर लेता है। ये ध्यान देना। तो अगर मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस पे जितनी सरफेस पे जितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है,
तो जितने ज्यादा बीम इस पे इलेक्ट्रॉन पे बीम पड़ेगी तो ये तुरंत निकल जाएगा, लेकिन अगर इस वाले पे नहीं पड़ी तो इसीलिए इंटेंसिटी बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह ये यूज करने से बचे हैं, जो वहां पे लिखा गया है ना, हमने आपको भले समझाया लेकिन वो गलत तरीका था, जो हमने आपको समझाया ना वो गलत तरीका था। देखो मैं ही पढ़ाया हूं लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो तरीका गलत था। ठीक है, बात समझे सर आपको? मतलब फिर जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मतलब उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आती है। हाँ, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, और जितनी ओके ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ये ध्यान देना। ओके। तो इंटेंसिटी को इस वे में समझो, ये ज्यादा इंटेंस है और ये लेस इंटेंस है। ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया। यस सर। देखो यहाँ पे लिखा भी है, आगे चल के थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किए होंगे ये। यहाँ पे देखो लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डज डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्शन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये नहीं लिखा इन्होंने, ये कहा कि डज नॉट डिपेंड। ठीक है, ये ब्राइटनेस पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल भी लिया है कि रेड लाइट ले लें, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻14 हर्ट्ज होती है। ठीक है, आप मेनी ब्राइटनेस, बहुत सारी ब्राइटनेस की हो सकती है, जैसे चमकीली हो, थोड़ा पीस ऑफ पोटेशियम मेटल को कुछ घंटे के लिए रख दिया जाए तो एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और इसका ब्राइटनेस किसी भी ब्राइटनेस का ले लिया जाए, किसी भी इंटेंसिटी का ले लिया जाए, ठीक है, और पीस ऑफ पोटेशियम पे रख दिया जाए तो एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। लेकिन एज सुन एज इवन ए वेरी वीक येलो लाइट, कह रहा है बहुत येलो लाइट ले लें जिसकी फ्रीक्वेंसी देखो 5.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। ठीक है, साइन ऑन द पोटेशियम मेटल पे जैसे ही इसे फॉल कराओगे मेटल चमकने लगती है। चमकने का मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं। ठीक है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। क्लियर? तो ये जरूरी नहीं है। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्राइटनेस या इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखना है कि आइंस्टीन का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है। देखो आइंस्टीन 1905 was able to explain the photoelectric effect using Planck quantum theory। जो प्लैंक ने क्वांटम थियरी दी थी पीछे, क्वांटा या फोटॉन की हमने बात कही थी, एनर्जी पैकेट्स या बंडल की, उसको यूज करके और थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करके इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने 1905 में। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा हम देखेंगे कि एक ब्रीफ व्यू देख लो, क्योंकि आइंस्टीन के बारे में जानना चाहिए एज ए साइंस स्टूडेंट, वी हैव नीड टू नो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छे यस सर। बंदे थे। तो हमें मुझे लगता है कि आज प्लैंक और आइंस्टीन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखो पहला, ये अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, मतलब फिजिक्स वाले थे, ये केमिस्ट्री के नहीं थे। और मोस्टली जो केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन होगा वो फिजिक्स वालों का होगा, ये आप ध्यान रखना। और जो फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन होगा वो मोस्टली मैथ वालों का होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये जो मैथ है ये सब में यूज होती है। तो बेसिकली मैथ का बंदा केमिस्ट्री में भी आके कोई थ्योरम दे सकता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि जो सारे केमिस्ट हैं वही काम करेंगे। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा फिजिक्स में जाने जाने वाले न्यूटन है और उसके बाद सबसे ज्यादा जाने जाने वाले आइंस्टीन है। अब देखो इन्होंने क्या क्या दिया था केमिस्ट्री में, ब्राउनियन मोशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्होंने ही दिया है। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, फिजिक्स में नहीं पढ़ते हो। ठीक है, 1905 में। अब ये बाकी सब कुछ आप पढ़ लेना, मेन है कि इनको किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ही रिसीव्ड
द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921 फॉर हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। बाकी ऊपर का ये वाला याद रखो तो अच्छा है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, हम लोग जो पढ़ाते हैं या मोस्टली जो टीचर पढ़ाते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं प्लैंक, प्लैंक ने दिया था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक्सप्लेन किसने किया है? आइंस्टीन ने, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। थोड़ा सा प्लैंक के बारे में, ये जर्मन फिजिक्स थे। सर बट आइंस्टीन से ज्यादा प्लैंक ने नहीं दिया था। नहीं, आइंस्टीन का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा है, उसका नाम ज्यादा है। ठीक है, आज भी कुछ भी होता है तो प्लैंक लोग नहीं कहते, आइंस्टीन की बात करते हैं। क्योंकि थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बात अगर हम करें ना, तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो दिया है वो आइंस्टीन ने दिया और बहुत बड़ी थियरी है, तो इसलिए उनका नाम ज्यादा हो गया। हालांकि प्लैंक भी कम नहीं है, देखो क्यों कम नहीं है, यहां पे देखो। Planck was awarded the Nobel Prize in Physics in 1918 for his quantum theory। और क्वांटम थियरी ने पूरा केमिस्ट्री और फिजिक्स को बदल के रख दिया, पूरा फिजिक्स और पूरा केमिस्ट्री बदल के रख दिया अकेले। ठीक है, ये ध्यान देना। प्लैंक आल्सो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द थर्मोडायनेमिक एंड अदर एरियाज ऑफ फिजिक्स। तो ये और में है, लेकिन जो क्वांटम थियरी दिए थे, क्वांटम की वजह से पूरा का पूरा फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री आपको बदल जाएगी। आगे आप पढ़ोगे क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि यही एडवांस है। हालांकि आपके लेवल पे नहीं है तो क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री ही आगे चल के एडवांस हो जाएगा, ये ध्यान देना। ठीक है, यहाँ मैं ट्राई करूंगा कि सर आपको ये कौन बहुत से सारी। लेवल में आती है? किसमें? सर क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम केमिस्ट्री कौन से आती है? कम से कम आप जो है ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आती है, या तो एमएससी में आती है, या एडवांस ऑफ रिसर्च सर्च करो तब आती है। क्वांटम के लिए ना बहुत हायर लेवल की मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको। ठीक है, आप सोचो कि 10 टू द पावर माइनस 10 टू 10 जो है 15, 10 टू माइनस 15 के रेंज की, इतने मीटर के रेंज की पार्टिकल के साथ डील करोगे। और इसमें प्रॉब्लम जानते हो क्या है? यहाँ पे दो नेचर आ जाएंगे, अभी आपको पढ़ाएंगे। एक आ जाएगा वेव नेचर और एक आ जाएगा पार्टिकल नेचर। दो तरह का नेचर आ जाएगा जिसे पढ़ोगे ड्यूअल नेचर, आपकी मैम पढ़ाई होंगी। ठीक है, तो यहाँ तो दो तरह के नेचर से जब जूझना पड़ेगा तो आपको बहुत सारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मतलब एडवांस लेवल का आना चाहिए। जो आप पढ़ते हो अभी तो शुरुआत किया है ना आपने 11th में, पता नहीं स्टार्ट भी हुआ है कि नहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक है, सर हुआ तो फिजिक्स में। हाँ सर फिजिक्स में किया था। तो शुरुआत हो गई है। सर मैम ने थोड़ा सा बताया था फिजिक्स में स्कूल की। चलो ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रेटर द एनर्जी possessed by the electron photon, greater will be the transfer of energy to the electron and greater will be the kinetic energy of the ejection of electron। सेम जैसे 10 रुपए कीमत थी बुक की और आपको हमने 10 रुपए दिए तो आप पैदल घर से निकल गए। ठीक है, दूसरी बार हमने आपको 20 रुपए दिए तो आप रिक्शा पकड़ लिए, रिक्शा। और उसके बाद हमने आपको 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए जब दिए तो आपने क्या किया? ऑटो बुक कर लिया। और अगर हम आपको 500 रुपए दें, 10 रुपए की ही बुक खरीदनी है, तो आप क्या कर सकते हो? उबर बुक कर सकते हो कि नहीं? बोलो। यस सर। तो सारे के केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी मायने करती है कि आप कितना तेजी से भाग के जाके बुक ले आ सकते हो। बताओ, आप इतना तेजी से जा सकते हो ना, पैदल जाओगे ज्यादा टाइम लगेगा, रिक्शा से जाओगे उससे कम लगेगा, ऑटो से जाओगे और कम लगेगा, और उबर से जाओगे तो खुद का और कम लगेगा। तो सेम चीज है कि ग्रेटर द एनर्जी ग्रेटर विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए जो फार्मूला दिया गया वो यहां पे है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसे कहा गया, यही है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
इस पे नॉट लगा दिया गया बस अलग करने के लिए, ठीक है। और इस पूरे को कहा जाएगा वर्क फंक्शन, पूरे को कहा जाएगा वर्क फंक्शन, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? फार्मूला आगे भी है, यहां पे है, मैं दिखा देता हूं। देखो ये है फार्मूला आपका, ठीक है, ये है फार्मूला। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, यही ना। तो काइनेटिक एनर्जी को यस हाफ सर। एम बी स्क्वायर लिख दो। अब इस फार्मूले को देखो, जिस फॉर्मेट में हमने लिखाया उसमें क्या था, ये इधर चला आया था। जब इसे ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यही हमने आपको बताया था। और काइनेटिक यस एनर्जी को सर। हाफ एम बी स्क्वायर लिख दो, तो इसको लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। यस सर। हम्म इस एच न्यू नॉट को हमने आपको बताया कि इसको वर्क फंक्शन भी कहते हैं, ये लिखा है वर्क फंक्शन, इसको डब्ल्यू नॉट से भी लिख सकते हैं। वर्क में जो डब्ल्यू है उसका डब्ल्यू ले लिया और नॉट लगा दिया, ये डब्ल्यू नॉट है, यही मिनिमम एनर्जी है, यही ध्यान रखना, यही मिनिमम एनर्जी है जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इस पे क्वेश्चन पूछा जाता यस है, सर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस पे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब देखो मैं बात कर रहा था ना, ड्यूअल बिहेवियर आ गया, प्लैंक हमने पढ़ ही लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ लिया, तो जैसे ही हम पढ़ के खाली हुए ड्यूअल बिहेवियर आ गया। मैं ये बता रहा था आपको कि ड्यूअल बिहेवियर तो आना ही आना है। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब फोटो सर इलेक्ट्रिक आपकी इफेक्ट का मैं स्क्रीन आगे नहीं हो कोई रही। एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर मैं ये टॉपिक लेके आगे बढ़ता हूं। ये प्रॉब्लम मैं करवा देता हूं, ठीक है। अब पीछे का सॉल्व करना, जो नहीं आएगा मुझसे पूछना, ठीक है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 into 10 to the power, ठीक है, 14 हर्ट्स। और ये किसके करस्पॉन्डिंग था, 5 into 10 to the power 14 हर्ट्स, करीब करीब रेड लाइट के आसपास, ठीक है। बताओ हमें 1 फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 1 फोटोन की एनर्जी हम निकाल लें, इक्वल टू एन एच न्यू, ये फार्मूला है आपका। एन की जगह हम 1 रख दें तो ये हो जाएगा एच न्यू, यहां से फार्मूला लगा दो, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 to the power माइनस 34 जूल सेकेंड इनवर्स, सॉरी जूल सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे आप रख दो ई इक्वल टू एच की वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10 to the power माइनस 34, और न्यू की वैल्यू है 5 इंटू 10 to the power 14। सॉल्व करो, ये देखो सॉल्व है, तो मैं इसे सॉल्व नहीं करने जा रहा। ये आ जाएगा 3.313 इंटू 10 to the power माइनस 19 जूल। अब ये जो एनर्जी आई इज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, कितने की है बोलो? सर 1। हाँ, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने को कहेंगे? 1 मोल जब भी हमने कहा है तो हमने कहा 6.022 इंटू 10 to the power 23। अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन बोलो, प्रोटॉन बोलो, एटम बोलो या मॉलिक्यूल बोलो, 1 मोल का मतलब इतना होना चाहिए। जैसे आप कहते हो 1 डजन, 1 दर्जन जिसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में डजन लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, 12 आइटम। अब ये अंडे खरीद रहे हो आप, एक खरीद रहे हो तो 12 एग हो जाएंगे, पेन खरीद रहे हो तो 12 पेन हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 1 मोल का मतलब इतना है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल। क्लियर? तो अब क्या करेंगे,
1 मोल का निकालना है तो एक का पता है, 1 मोल के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता है ना भाई। 1 पेन की कीमत, 1 पेन कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 10 पेन कॉस्ट क्या होगी, 5 इंटू 10, यही ना। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 199.51 किलो जूल पर मोल। ये जो वैल्यू आएगी इनिशियली जूल में आएगी, लेकिन इस पे देखोगे कि 10 टू द पावर 3 रहेगा, तो इसको हम किलो में लिख सकते हैं, 10 टू द पावर रिमूव करके। कर लोगे? यस सर। यस सर। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, ना आया तो फिर मैं बताऊं। नेक्स्ट यस है, सर, आ गया। यस। नेक्स्ट है 100 वाट बल्ब इमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। एक सेकेंड में कितना फोटॉन इमिट कर रहा है। आप घरों में बल्ब लगाते हो ना, 100 वाट का बल्ब देखा है कि नहीं देखा है। ट्यूबलाइट जो लगाते हैं, एलईडी लाइट, वो 35 वाट की होती है, 20 वाट की होती है, 15 वाट की होती है। बल्ब देखा है कि नहीं, वाट से मिलता है। यस सर। इसी तरीके से अगर 100 वाट का बल्ब जो व्हाइट व्हाइट नहीं होता, पूरी तरीके से ग्लास जैसा दिखता है, जिसमें फिलामेंट होता है टंगस्टन का, वो 100 वाट का यस बल्ब सर, होता है। जो हाँ, पहले यूज करते तो थे। हाँ, क्लास 10 में बताओ, क्लास 10 में अपने पढ़ा है कि पावर इक्वस टू वर्क अपॉन टाइम, यही ना। यस सर। वर्किंग रेट इज नोन एज पावर, यही तो आप डिफिनेशन पढ़ते थे। बोलो। देखो ये पूछ रहा है पर सेकेंड, तो टाइम को 1 सेकेंड रख दो, और टाइम को जैसे ही 1 सेकेंड रखेंगे, तो जो पावर की पावर होगा, वो पावर इक्वल टू हो जाएगा वर्क, क्योंकि नीचे जो टाइम है 1 हो गया, 1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये जो वर्क है, ये वर्क हो गया आपका 400 जूल। बल्ब कितना वर्क कर रहा है, 400 जूल। और इसी वर्क को आप कहते हो एनर्जी। वर्क बल्ब द्वारा ये जो एनर्जी इमिट की गई, वो कितना हो गई, 400 जूल। अब ये आपको पता चल गया। बोलो। सर पर पावर तो 100 वॉट है। इसी को तो कन्वर्ट करके हम एनर्जी में ले आना चाह रहे हैं, तभी तो आपको बताएंगे। पावर है 100 वाट, 100 वाट का मतलब क्या हुआ, आप बताओ हमें। अगर हम लिख रहे हैं 100 वाट, इसका मतलब हुआ 100 वाट का मतलब हुआ कि 100 जूल, 100 जूल अपॉन 1 सेकेंड, यही ना। तभी तो ये आएगा। फार्मूला देखो पहले पावर का, बोलो। यस सर, पर फिर तो वर्क आना चाहिए 100 जूल। भाई इसी क्वेश्चन को आपको घुमा के तो दे रखा है, यही तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको घुमा दिया है कि 100 जूल है, नहीं दिया है 100 वाट करके दिया है। लेकिन जब ये टाइम पर सेकेंड निर्धारित कर दे रहा है, तो हम टाइम को 1 सेकेंड ले लेंगे, तो वर्क कितना हो गया, 100 जूल। और 100 जूल का मतलब हो गया आपका कि, सॉरी, ये 400 क्यों लिख रहा हूं मैं, 100 होगा ना, 100, ये 100 होगा, ये 100 होगा, तो ये 100 जूल होगा। ठीक है, अब 100 जूल आ गया आपका, बोलो। यस सर। अब यहां से हमें बताओ कि इतने तो एनर्जी हो गई। अब एक की अगर, 1 सेकेंड होल्ड करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, ए 100 वाट बल्ब इमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो एक लाइट है, ये लाइट है, ये कहां से निकल रही है, एक ये बल्ब है, बल्ब, ये बल्ब है, और इस बल्ब में यहाँ पे फिलामेंट लगा है, इससे निकल रही है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है 400 नैनोमीटर। क्लियर। ये बल्ब 100 वाट का है। अब देखो जितने वाट का बल्ब होता है उतना तेजी से चमकता है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन इमिट पर सेकेंड बाय द बल्ब। यहाँ पे पर सेकेंड का मतलब टाइम दे दिया कि आपको 1 सेकेंड में बताना है।
कितने फोटॉन निकल रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन इमिट हो रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना। तो टाइम आपके लिए 1 सेकेंड है। आप क्लास 10 में पढ़े हो कि पावर इज नोन एज वर्किंग रेट इज नोन एज पावर, पढ़े हो ना, वर्क अपॉन टाइम को कहते हैं पावर। और अगर हम टाइम 1 सेकेंड कर दें, ठीक है, अगर मान लो हमें इधर 100 वाट ले आना है, तो हमारे लिए क्या कंडीशन होगी अगर टी 1 सेकेंड है तो? आप बताओ, ये 100 वाट कब आएगा? जब ये 100 जूल वर्क करे 1 सेकेंड में, यही ना? इसका मतलब अगर हम ये कंपेयर करें तो जो ये वर्क है, वर्क ये है 100 जूल, और जितना बल्ब वर्क कर रहा है वही उसकी एनर्जी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बल्ब की एनर्जी है वो एनर्जी भी कितनी है? 100 जूल है। वर्क और एनर्जी की यूनिट एक ही होती है ना, जूल। तो इसका मतलब वर्क को एनर्जी के बराबर लिख सकते हैं यस हम। सर। इसका मतलब जो बल्ब इमिट कर रहा है वो 100 जूल की एनर्जी इमिट कर रहा है। अब हमें बताओ, आपको एनर्जी मिल गई? यस सर। मिल गई ना? तो क्या, यस सर मिल गया। हाँ, तो क्या आप इस एनर्जी की मदद से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो? देखो कैसे करोगे। यहां पे आपको दे रखा है कि वेवलेंथ जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट की 400 नैनोमीटर है। आपको हमने फार्मूला बताया है E इक्वस टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहां से एनर्जी निकाल लो एक फोटॉन की, निकाल सकते हैं? ठीक है, निकाल लो। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लैम्डा की वैल्यू 400 नैनोमीटर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। ये देखो यहाँ पे रखा गया, ये है, ये है, ये। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.969 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, इतनी आएगी। सर अब एक इलेक्ट्रॉन इतना इमिट कर रहा है, तो ये 1 सेकेंड में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा होगा कि वो सारे मिलके 100 जूल के बराबर हो जाए? अब बताओ, एक की एनर्जी 4.969 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल है। तो ऐसे कितने मिलेंगे कि मिलके 100 जूल हो जाएंगे? कैसे निकालेंगे? 100 जूल को डिवाइड कर दो, ठीक है। यस सर। हाँ, या फिर दूसरा इसका तरीका ये था कि आपने पढ़ा है कि E इक्वस टू एन एच न्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? यस अभी सर। पढ़ाए थे एन एच न्यू, और इस न्यू यस को सर। सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। बोलो, इसका मतलब ये टर्म इधर ई के का अपान में आ जाए, इसके ई के अपान में आ जाए, तो ये एन की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड आ जाएगा। यहां से देखो, ई डिवाइडेड बाई एच सी बाई लैम्डा इक्वस टू एन आएगा। और ये एनर्जी मैंने आपको यहां कैलकुलेट करा दी है कि ये एनर्जी कितनी है? 100 जूल। मतलब 100 जूल को डिवाइड करना है एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू से, दैट्स ऑल। और एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आपकी आई है 4.969 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल आई है। यहाँ पे देखो, रख दो 100 डिवाइडेड बाई 496 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा कि इतने फोटॉन्स पर सेकेंड, इतने फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, 2.012 इंटू 10 टू द पावर 20 फोटॉन पर सेकेंड। इसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो बताओ, क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा था, थोड़ा टेढ़ा। आ गया? देखो मैंने थोड़ी सी आपको क्लास 10 के लेवल से समझाया है,
यहाँ पे जैसे दिया है वैसे नहीं बताया है, आपको समझाने का प्रयास मेरा रहा कि जो आप पढ़े हो उसके बेसिस पे समझो, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आप पढ़ते हो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो उस फार्मूले को लेके, क्योंकि यहाँ पे पावर दिया गया है वाट में और पावर की यूनिट होती है वाट, आपको पता है। क्लियर है? यस सर। सर मेरे को एक बात पूछनी थी, जो फोटोन होता है सर, जो फोटोन होता है वो क्वांटा होता है ना? हाँ, क्वांटा या फोटॉन एक ही होते हैं। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखो। When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer fall on a surface, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है, ये कोई सरफेस है, इस पे कोई रेडिएशन फॉल कर रही है, ये रेडिएशन है, इस रेडिएशन की वैल्यू है 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर की रेडिएशन फॉल कर रही है। ठीक है, फिर कह रहा है द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी, what is the minimum energy required to remove the electron from sodium metal, what is the minimum wavelength that cause photoelectron to be emitted। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये भागेगा इलेक्ट्रॉन तेजी से, और इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है ये दे रखा है कितना, 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, यही ना। आप हमें बताओ कि ये जो फॉल होने वाला है इसके लिए ये लैम्डा दे रखा है वेवलेंथ, तो यहां से हम एनर्जी निकाल लें, E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। देखो एच की वैल्यू कांस्टेंट है, सी की वैल्यू कांस्टेंट है, लैम्डा दे ही रखा है, तो ई निकल जाएगा। अरे Yes, आपका sir. फार्मूला यही तो था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसको कहा गया वर्क फंक्शन, यही मिनिमम एनर्जी थी जो इजेक्ट होने के लिए, तो इसको हम चलो W लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको W निकालना हो, W निकालना हो तो आप क्या करोगे, अब बताओ। W इक्वल्स टू ये आ जाएगा एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, इस W को इधर ले आओ और काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आओ, ये फार्मूला आएगा कि नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी एज इट इज दे रखा है, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, एच न्यू जो है इस एच न्यू को हम यहां से निकाल सकते हैं, ये तो आपको हमने पढ़ाया है, E इक्वल्स टू एच न्यू लिखो या एच सी बाई लैम्डा लिखो बराबर ही होता है, तो एच न्यू की जगह हम एच सी बाई लैम्डा ले लेते हैं, इस एच न्यू की जगह हमने लिख दिया W इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नॉट सॉरी लैम्डा माइनस का काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्या दिक्कत है, आ जाएगा। एक प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये यूनिट पर मोल में है, तो हमें जो है यहां से जो एनर्जी निकलेगी उसको 1 मोल के लिए निकाल लेना है, बस ये ध्यान रखना है। अब सॉल्यूशन दिखाऊं, अगर पूरा बेसिक समझ में आ गया हो कि कैसे सॉल्व करना है। यहां तक आ गया, कैसे सॉल्व करना है यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं, यहां से क्लियर हो जाएगा। 300 नैनोमीटर का एक फोटॉन है जो फॉल कर रहा है, तो इसकी एनर्जी हम निकाल लें। ये जो लिखा है ये न्यू लिखा है ऐसे है, तो एनर्जी हो गई इक्वल टू एच न्यू या इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, सी की आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा गिवन है कितना 300 नैनोमीटर, एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है 10⁻⁹, तो 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये हमने निकाल लिया। अब देखो दूसरी हमने बताया था कि जो वैल्यू है वो किलो जूल पर मोल में है या जूल पर मोल में है, तो इसकी भी वैल्यू हमें 1 मोल ऑफ फोटॉन के लिए निकालनी पड़ेगी। तो दिस इज एनर्जी फॉर
1 फोटान, ये ध्यान रखना, ये 1 फोटान की एनर्जी, और 1 फोटान की एनर्जी है तो 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एनर्जी किसके लिए आ जाएगी, 1 मोल के लिए। तो यहां से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, 1 मोल के लिए आ गया। ठीक है, क्लियर है भाई, एक के लिए था और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो गया ना, यहां तक आ गया समझ यस में। सर। नेक्स्ट, अब देखो हमने कहा था कि द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम मेटल, इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ये हमने आपको बताया था कि आपने जो फार्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही पढ़ा है ना। इसी को हमने कहा है कि ये वर्क फंक्शन है, मतलब मिनिमम एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इसको हम डब्ल्यू नॉट सर से भी इसमें लिख सकते हैं। तो न्यू सबसे पहले नॉट हमें का डब्ल्यू मतलब क्या नॉट, होता है? न्यू नॉट तो नॉट इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसे थ्रेशोल्ड कहा गया है। ठीक है, यस सर। हाँ, किसी पे जैसे डिग्री सेंटीग्रेड लगा देते हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं है, डिग्री का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है ये, बस इतना ही मतलब होता है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो इसको हम डब्ल्यू नॉट लिख सकते हैं। तो अब यहां से डब्ल्यू को इस साइड ले जाओ और काइनेटिक एनर्जी को इधर ले जाओ, तो आपका फार्मूला बनता है डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब एच न्यू देखो कितना दे रखा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना दिया था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया होगा और एच न्यू भी दिया होगा, तो एच न्यू तो अभी हमने कैलकुलेट किया 1 पॉइंट, ये दे रखा है 1.86 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, और काइनेटिक एनर्जी ये है, और हमने एच न्यू नॉट निकाला है, यहां से दिखा देता हूं, देखो ये हमने निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जगह रख देंगे 3.99 इंटू 10⁵ माइनस 1.68 इंटू 10⁵। अब देखो यहाँ भी पावर सेम है तो हम इसे कॉमन ले लें, बाहर हो जाएगा ये 10⁵, बाहर हो गया। 3.99 माइनस 1.68 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये जो सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.31 इंटू 10⁵, दैट विल बी द जूल पर मोल। क्लियर? यस सर। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के लिए है बताओ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। 1 मोल का मतलब कि 6.022 इलेक्ट्रॉन, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसे लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाई हाउ मच एनर्जी, 2.31 इंटू 10⁵ जूल। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए हमें, देखो बड़े नंबर से जब हम छोटे पे जाते हैं तो क्या करते हैं, बोलो, डिवाइड करते हैं। तो 2.31 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, ये यहां पे किया गया है, यही है ना। यस सर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁻⁻19। ये करके देख लेना, अगर आपको डिफिकल्टी लगती है तो मैं ये करा दूंगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस पावर को पहले ऊपर ले जाओ, तो 10⁻, प्लस का 5 है, माइनस का हो जाएगा 23। अब यहां से घटा दो, प्लस का ये 5 है, 23 घट गया तो कितना आया, 10⁻⁻18 आएगा ना। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.384 इंटू 10⁻⁻18, इसको जब होल आउट करके लिखोगे तो ये लिखोगे। 0.384 इंटू 10⁻⁻18 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 इंटू 10⁻
क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, गुड। अब यहां तक आ गया, तो आप बताओ एनर्जी की वैल्यू आ गई आपको, डब्ल्यू नॉट की वैल्यू आ गई। ये हमने कहा था कि ये डब्ल्यू नॉट की वैल्यू है, उसे एच न्यू भी, एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब देखो, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो अब हमें बताओ कि हमें लैम्डा अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं कि नहीं? लैम्डा को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। लैम्डा इक्वस टू इस डब्ल्यू के अपान क्या क्या हो जाएगा, सॉरी डब्ल्यू के अपान नहीं होगा, लैम्डा इधर चला जाएगा, डब्ल्यू नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एच सी बाई डब्ल्यू। इसी डब्ल्यू को यहाँ ई लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा। ई इसलिए लिखा है क्योंकि आप ई के रूप में फार्मूला को पढ़ते हो, ठीक है? तो डब्ल्यू नॉट इज यस नथिंग बट थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है? ये एनर्जी आपने अभी कैलकुलेट की है, दिस वन। एच की वैल्यू आपको पता है 6.602, सॉरी 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और सी की वैल्यू ये है। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 517 नैनोमीटर। दिस विल बी द आंसर। और इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि ये ग्रीन लाइट के रिस्पेक्ट में है, मतलब जो सोडियम मेटल था उसके सरफेस पे अगर हम ग्रीन लाइट फॉल कराएंगे तब उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर ए मेटल इज 7 इंटू 10⁻14। आप देखो न्यू नॉट दे दिया है, इसका मतलब हम डब्ल्यू नॉट यहां से निकाल सकते हैं, एच सी एच न्यू नॉट। सर ये वाला क्वेश्चन हम घर पे कर लें खुद ही ट्राई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ठीक है? और यस सर। इसके साथ साथ एनसीईआरटी में जो पीछे जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं आपको कहां तक करना है। चैप्टर बहुत बड़ा है। देखो आपको ये 2.1 एकदम कंप्लीट कर लेना है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन, ये भी कंप्लीट कर लेना है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये भी जेड एटॉमिक सिंबल, ये सब कुछ कंप्लीट कर लेना है आपको। ये देखो येलो लाइट इमिटेड बाय सोडियम, ये भी कर लोगे। फाइंड एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, ये भी हो जाएगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर होस टाइम पीरियड इज, ये ध्यान रखना, ये जो पीरियड लिखा है ना, पीरियड इक्वल टू होता है 1/न्यू। फ्रीक्वेंसी यहां से निकाल लेना, और जब फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी तो सब कुछ निकल जाएगा। नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ द लाइट वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, ये भी हो जाएगा। फोटॉन ऑफ वेवलेंथ स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, ये भी करोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, ये भी, ठीक है? अब देखो ये 2.11 को ध्यान से देखो, जैसा हमने बल्ब वाला क्वेश्चन कराया है ना, 25 वाट बल्ब इमिट मोनोक्रोमेटिक, कर लोगे? 25 वाट का मतलब क्या है? यस सर। 25 जूल पर सेकेंड ना, यहां से ऐसे कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विद द जीरो वेलोसिटी फ्रॉम द मेटल सरफेस। जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। वी की वैल्यू जब जीरो रख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब जो एच न्यू है वो एच न्यू नॉट के बराबर आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दोगे तो। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अंडरगो ट्रांजिशन, ये नहीं। तो आपको यहां तक 2.12 तक आपको कंप्लीट करना है। क्लियर? इसमें जो नहीं आएगा वो आप हमसे पूछो।